हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर 4। पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में बताया था। आज उस प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। पिछले लेक्चर में मैंने सरफेस टेंशन के बारे में बताया था और आज इस लेक्चर में सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन देखेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें ताकि ये इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिलरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं और इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है। इट इज़ ए फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस इन ए स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू एडजेसेंट लेवल ऑफ ए लिक्विड व्हेन ट्यूब इज़ हेल्ड वर्टिकल। दो कंडीशन है, ट्यूब जो है वो स्मॉल होनी चाहिए और दूसरी ट्यूब इज़ हेल्ड वर्टिकल। अब आइए देखते हैं डायग्राम से। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कोई लिक्विड लिया है और मैंने एक बहुत ही स्मॉल ट्यूब लिया है जिसका डायमीटर लेस देन 6 mm है। ठीक है, लेस देन 6 mm। तभी हमको जो इसका जो कैपिलरी राइज और जो कैपिलरी फॉल है वो हमें ऑब्जर्व होगा। और इसका जो कैपिलरी राइज और जो हम लोग हाइट लेते हैं वो फ्री सरफेस से लेते हैं। ठीक है, इसका हाइट h है, कैपिलरी राइज हुआ है। ठीक है, अब ये राइज क्यों हुआ? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है। अब देखिए, यहाँ जो ग्लास ट्यूब है, ठीक है, तो इसमें ये कुछ दूसरा पार्टिकल है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये एडेसिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जब एडेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा कोहेसिव से तो हम बोलेंगे कि ये कैपिलरी राइज हुआ। या देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल इसको खींचेगा, ये ज़्यादा हो गया। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ये ज़्यादा होता तो ये इधर खींच लेता। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि एडिशन प्रीडोमिनेट कर गया कोहेशन से। अब हम लोग देखते हैं इसका कैपिलरी फॉल का। ठीक है, कैपिलरी फॉल में जनरली मरकरी के केस में हम लोग ऑब्जर्व किया जाता है। अब से देखते हैं ये कैसे होता है। जब कोहेशन का फोर्स जो है जो ज़्यादा लगेगा, मतलब कोहेशन डोमिनेट करेगा एडिशन से। ठीक है, कैसे? यहाँ देखिए, वाटर मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मतलब एडिशन का फोर्स जो है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स का फोर्स जो है, दो डिफरेंट फोर्स के कारण हमें कम फोर्स मिल रहा है। ठीक है, तब हमें मिलेगा ये कैपिलरी फॉल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी राइज और फॉल का दोनों का एक ही फार्मूला है। इसका फार्मूला है H=4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, और डी इज इक्वल टू लिक्विड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब और डी इज इक्वल टू 2r है। और यहाँ कॉस थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द सरफेस टेंशन, ठीक है, यहाँ देखिए सरफेस टेंशन इधर लग रहा है और कैपिलरी ट्यूब का बीच का एंगल है। ठीक है, और आप मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ये जो एंगल है यहाँ देखिए लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये कंडीशन तब कब होगा? जब एडिशन ग्रेटर देन कोहेशन होता है। ठीक है, और जब ये कंडीशन देखिए 90 डिग्री से ये ज़्यादा है, ये कब होगा? जब कोहेशन इज़ ग्रेटर देन एडिशन होगा। मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, वाटर ग्लास अगर रहा, अगर मैंने आपने लिक्विड वाटर लिया और ग्लास लिया, ठीक है, तो उसका एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। मर्क्यूरी के केस में 128 डिग्री होगा, 128 डिग्री का होगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इसका एंगल आपको 128 डिग्री दिख ही रहा होगा। ठीक है, मतलब 90 से ज़्यादा है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। ये एक आप बोल सकते हैं कि ये याद करने का तरीका है। ये फार्मूला मैंने निकाला है H=0.30D। ठीक है, ये कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल निकाल सकते हैं। जनरली ये कैपिलरी राइज ही करेगा वाटर में। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप मतलब डायमीटर का वैल्यू पुट करके आप कैपिलरी राइज का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नोट, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल है आपको लेस देन 6 mm डायमीटर के ट्यूब में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप उससे ज़्यादा बड़ी लीजिएगा तो आपको नेग्लिजिबल कैपिलरी राइज मिलेगा। ठीक है, या कैपिलरी फॉल, जो भी आप बोल लीजिए। ठीक है, तो आपको कैपिलरी का इफेक्ट देखना है तो आपको
कैपिलरी का ट्यूब का जो डायमीटर है वो लेस देन 6 mm रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट वेपर प्रेशर, ये अगला प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्लोज्ड वेसल लिया है, ये क्लोज्ड वेसल है और इसमें मैंने वाटर अप टू दिस लेवल मैंने भर दिया है। ये जो क्लोज वेसल है इसमें जो इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है 1 atm, ठीक है 1 atm। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होगा, ठीक है। जब बॉयल होगा तो इसको जो फ्री सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने फ्री सरफेस को छोड़ देंगे। जब जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस में रीच कर जाएगा ये हमें फ्री सरफेस को छोड़ देंगे, ठीक है। इससे चाहेगा कि ये सरफेस पे प्रेशर लगाना, ठीक है, तो घूम फिर के कहाँ आएगा, क्योंकि ये क्लोज वेसल है, ठीक है, तो ये वापस से अपना सरफेस में प्रेशर लगाएगा, तो उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन ए लिक्विड। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन ए लिक्विड, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट कैविटेशन, इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक पाइप ले लिया और पाइप में मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा है या फिर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने एज्यूम कीजिए कि ये रीजन जो है ये लो प्रेशर रीजन है, ठीक है। आपको एज्यूम करना होगा कि ये लो प्रेशर रीजन है। तो लो प्रेशर रीजन में होता क्या है कि एयर बबल क्रिएट होता है, ठीक है। और ये मान लीजिए ये हाई प्रेशर रीजन है, ठीक है। अब वाटर इधर फ्लो कर रही है, तो जब ये एयर बबल यहाँ जाके जब कोलैप्स करेंगे तब ये ब्रस्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो पाइप सरफेस है, ये जो पाइप सरफेस है इससे क्या हो जाता है, कैविटी फॉर्म होता है। आपको छोटे छोटे कैविटी फॉर्म होगा जिससे क्या होगा, इरोड होना स्टार्ट होगा और आपका यही जो है फिनोमिना कोरेजन को क्रिएट करता है, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं था। इट इज़ ए फिनोमिना व्हेन लिक्विड पासेस फ्रॉम लो प्रेशर रीजन टू हाई प्रेशर रीजन, ठीक है, और कैविटी फॉर्म करता है। हेंस दिस इज ए कोरेजन फिनोमिना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी, इसको समझने के लिए हम लोग पहले मैकेनिक्स में ये समझे हैं कि दो सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये तो दूसरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको अब इधर F फोर्स से पुल करेंगे तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको रेजिस्ट करेगा, जिसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। उसी तरह अगर हम लोग फ्लूइड की बात करें कि ये पहला मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल्स इधर इस पे आपने F फोर्स लगाया तो ये दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है ये रेजिस्ट करेगा, उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस टू ए फ्लो ऑफ ए फ्लूइड, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो, ठीक है। हाई विस्कस मटेरियल हैज़ लेस फ्लो, लो विस्कस मटेरियल हैज़ मोर फ्लो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई फ्लूइड ज़्यादा फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब ये फ्लूइड है मतलब ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसका विस्कोसिटी बोलेंगे कम है, ठीक है। अगर वो स्लोली मूव कर रहा है तो बोलेंगे इसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे वाटर ले लीजिए और हनी ले लीजिए, ठीक है, तो अब हनी को फेंकिएगा तो ये कम तेज़ी से मूव करेगा, तो मतलब इसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। वाटर उसी तरह तेज़ी से करेगा, मतलब इसका विस्कोसिटी कम है, ठीक है। हाई विस्कस मटेरियल हैज़ लेस फ्लो एंड लो विस्कस मटेरियल हैज़ मोर फ्लो। नेक्स्ट, तो हम लोग देखते हैं कि रीज़न ऑफ विस्कोसिटी किस लिए होता है। पहला है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मैंने बताया था कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच या फिर दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अब इसको देखते हैं कि कोहेसिव फोर्स कैसे रीज़न बनता है विस्कोसिटी का। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक बोट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये बोट इधर जा रही है तो इसके जो फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है ये भी इधर जा रही है, लेकिन इसके जो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स ये इसको रोक रही है, तो ड्यू टू कोहेसिव फोर्स विस्कोसिटी हुआ, ठीक है। अब दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम लोग देखते हैं। बेसिकली इंटरमोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र जो है हमें गैसेस में ज़्यादा देखने मिलती है, ठीक है। तो हम लोग काइनेटिक गैसेस ऑफ थ्योरी से में जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है जिग-जैग पाथ में मूव करते रहते हैं, जिसके वजह से वहाँ जब मूव करते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी है मतलब मास है, वेलोसिटी है। तो यहाँ देखिए ये पहला गैस का मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें मास है, ठीक है, अब मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी है, इसमें भी मास है, इसमें भी वेलोसिटी है। तो ये लोग जब जिग-जैग पाथ में जब मूव करते हैं
तो ये लोग कुछ ना कुछ या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स टकरा भी सकते हैं। तो हम लोग दो पार्टिकल को देख लेते हैं कि ये दो टकरा गए। तो जब लोग टकराते हैं तो इसमें जो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, इस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ विस्कोसिटी जनरेट होती है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहले लॉ क्या बोलता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, बेसिकली यहाँ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, आप यहाँ लिख दीजिएगा शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इसलिए बोला क्योंकि वो चेंजेस के साथ वो प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं और इसका फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। उससे पहले पहले आप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिराइव करने से पहले इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने विस्कोसिटी बताया, ठीक है, कि ये जो फ्लूइड लेयर है, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो फ्लूइड लेयर जो बन रहा है जो मॉलिक्यूल्स को मिला के। ठीक है, अब एक दूसरा लेयर को कंसिडर कीजिए जो बाउंड्री लेयर के जस्ट सटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो पहली जो लेयर रहेगी इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू देयर बॉटम ऑफ द लेयर। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं इसकी जो वेलोसिटी है बढ़ती जाती है फ्लूइड लेयर की, एक लेयर, दो लेयर, ठीक है, ये लेयर, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, मतलब आप ऊपर में आप कोई नाव को आप मतलब कोई फ्लोट कर रहा है वो इजीली फ्लोट करेगी एज कंपेरिजन टू आप नीचे से अगर फ्लोट कराने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ी कम फ्लोट करेगी। ठीक है, ये विस्कोसिटी बताता है। तो उसी के हम लोग देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पर y ले लिया, ठीक है, और इधर मैंने x एक्सिस में u ले लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस और इधर वेलोसिटी। तो यहाँ से देखिए जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ इसकी जो है वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मैंने एक ड्रॉ कर दिया। तो ये है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक पैराबोलिक टाइप की आ गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का डेरिवेशन। तो यहाँ पर मैंने एक बाउंड्री ड्रॉ किया है। ठीक है, सॉलिड बाउंड्री है, इसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फिर मैंने ऊपर में एक प्लेट लिया जिस पे मैंने F फोर्स लगाया। ठीक है, तो जब F फोर्स लगाया तो अब इसको जो रजिस्ट भी करेगा क्योंकि हम विस्कोसिटी में पढ़े। तो ठीक है, तो सिर्फ यहीं तक मान लीजिए वो डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, अगर रजिस्ट नहीं करता तो ये बहते ही चले जाता, लेकिन विस्कोसिटी है तो रजिस्ट किया, तो यहीं तक पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट जो किया उसको हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई मटेरियल पे कोई फोर्स लगाया और उसको जो रजिस्ट किया, जो रजिस्टिंग जो फोर्स रहता है उसको लोग बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ टेंजेंशियल लगाया तो इसलिए शियर, फोर्स लगाया तो स्ट्रेस। ठीक है, किस लिए हुआ विस्कोसिटी के चलते। ठीक है, इसी कारण से ये यहीं तक पहुँचा। तो यहाँ लीजिए मान लीजिए डी थीटा डिस्प्लेस किया। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है डी वाई यहाँ से, और इसका जो वेलोसिटी था u। ठीक है, और हम लोग इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू u इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे डी यू और डी टी इतना टाइम के लिए हम लोग ले लिया। ठीक है, शियर स्ट्रेन का मतलब होता है डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, इसका मतलब ही होता है डी थीटा बाई डी टी। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं। तो यहाँ मैं टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ डी यू अपॉन डी टी बाई डी वाई। यहाँ देखिए डी यू अपॉन डी टी बाई डी वाई परपेंडिकुलर बाई बेस। जैसा कि डी थीटा बहुत स्मॉल है तो हम लोग लिख सकते हैं टेन डी थीटा इजकल टू डी थीटा। ठीक है, टेन डी थीटा इजकल टू डी थीटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया और मैंने सॉल्व करके ये इक्वेशन ले आया। ठीक है, अब जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने बताया कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, और जैसे मैंने यहाँ पे लाया डी थीटा बाई डी टी इजकल टू डी यू बाई डी वाई, तो भी मैं उसकी जगह पुट कर सकता हूँ। तो मैंने पुट कर दिया, टाउ का वैल्यू निकला डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है,
अब ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और ये जो म्यू है यही है डायनेमिक विस्कोसिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किसके वजह से जो है शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ। पहला म्यू, दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, डी यू अपॉन डी वाई। इसका मतलब यही होता है कि वेलोसिटी का जो चेंजेस हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हाइट। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अवे फ्रॉम द बाउंड्री। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।